देखिए आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। और ग्राफ का यूज किस प्रकार से होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ सब लोग पढ़े हैं और 9th क्लास से पढ़ना शुरुआत किए हैं। ठीक है, ग्राफ सब लोग पढ़े हैं और सभी लोग क्या 9th क्लास से पढ़ना शुरुआत किए हैं। ठीक है, चलिए कृति अपना माइक ऑन कीजिए। आप बताइए, ग्राफ पढ़े हैं पहले कभी? यस सर। तो ग्राफ का परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या होता है ये बताइए। नहीं बोलेंगे? चलिए, आप नहीं बोलेंगे तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आयुष कुमार, आप बताइए ग्राफ का डिफिनीशन, परिभाषा, मीनिंग क्या समझते हैं वो आपको बताना है। बोलिए। कोई कुछ नहीं बोलेंगे? गौरव आप बताइए। बोलिए। ऐसा डायग्राम जिसको कोई दो वेरिएबल या को चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं किसी कर्व सही तो लाइन से बोले। ये ठीक है, देखिए तो ध्यान से समझ लीजिए, जो नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए ग्राफ क्या है। तो ग्राफ जो है सिंपली, आप जब भी ग्राफ खींचते हैं तो देखिए यहाँ x लिखते होंगे, यहाँ y लिखते होंगे मैथ में। लेकिन फिजिक्स 9th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखे होंगे, यहाँ टाइम लिखे होंगे, यहाँ वेलोसिटी लिखे होंगे, यहाँ टाइम लिखे होंगे। ऐसा ग्राफ खींचते थे। और ग्राफ जो होता है आपका इस तरह से सीधा भी होता था, इधर से भी स्ट्रेट लाइन होता था, ऐसा भी ग्राफ होता था। यानी ग्राफ जो है क्या है? रिप्रेजेंटेशन है किसका? दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उस दोनों के बीच के बताएगा संबंध को। यानी कि जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की बात की है तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें y जो है कांस्टेंट है और x बदल रहा है। तो ग्राफ क्या है? तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं अ लाइन, एक लाइन होगा, लाइन, कर्व और स्ट्रेट, कर्व और स्ट्रेट which represent variation between two different फिजिकल क्वांटिटी। हम मैथ के नहीं, फिजिक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ा रहे इसलिए फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अ लाइन, कर्व और स्ट्रेट विच रिप्रेजेंट वेरिएशन बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज ग्राफ, इज नोन एज ग्राफ। उसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। यानी बात समझ लीजिए, ग्राफ में क्या होगा कि यह रिप्रेजेंटेशन है दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन का, है ना। और यह फिजिकल क्वांटिटी बहुत कुछ हो सकता है, बस इतनी सोच लीजिए, बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पर ये ग्राफ होगा, आपका एज का भी ग्राफ खींचा जा सकता है। आप पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ पढ़े होंगे एसएसटी में, है ना। मतलब कि कहीं भी ग्राफ जो है आप देखते हैं, उस ग्राफ को समझना कैसे है, मैथ वाले ग्राफ को छोड़ करके मैथ का ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा। और तब लाइफ का जितना भी ग्राफ है, यानी फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, एसएसटी में हो, सिंपल ग्राफ कहीं भी हो, तो उसका क्या मीनिंग है, ये कैसे पकड़ते हैं, उस चीजों को समझना है। ठीक है, तो इसका भी शुरुआत जो हुआ है आपका, जनरली ये मैथ ही है, आप ये समझ लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो समझिए। तो इसका भी ग्राफ का जो भी कंसेप्ट है वो भी बहुत पहले आया है।
और ग्राफ में जो चीजें हम अभी पढ़ेंगे वो समझ लीजिए कि आपका मैथ में जो पहले पढ़ चुके हैं ना उसी का है। जैसे आप बताइए, सिंपल बात समझ लीजिए, सबसे पहले जब मैथ शुरुआत किए थे पढ़ने के लिए 6th क्लास में अलजेब्रा आया था। तो अलजेब्रा जब आया था तो वहां से हम लोग मान के बनाने का क्वेश्चन शुरुआत किए थे। और कभी भी कुछ मानना रहता था तो सबसे पहले यही मानते थे, लेट फर्स्ट टर्म बी एक्स, माना कि पहला पद जो है एक्स है, इस तरह से हिंदी में। तो पहला जो टर्म मानते थे वो एक्स ही मानते थे। क्यों? बाई क्यों नहीं मानते थे? कुछ भी मानते तो आंसर आ जाता, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आता। दूसरी बात, जब सेकेंड टर्म मानना रहता था तो बाई मानते थे हमेशा, और यही काम करते आए। और कभी टीचर से आपने प्रश्न नहीं किया था, है ना, कभी प्रश्न ही नहीं किए कि आपका क्या है। तो देखिए, क्योंकि आप प्रश्न टीचर से पूछे ही नहीं कि पहला को हम एक्स क्यों मानते हैं, दूसरा को बाई क्यों मानते हैं, उसके बाद आप सिंपल ये समझिए कि जब भी आप इक्वेशन पढ़े तो बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 पढ़े, बाई इक्वल टू एक्स माइनस 5 पढ़े, बाई इक्वल टू 2x प्लस 10 पढ़े, ऐसा इक्वेशन आप पढ़े। और खासकर जब ग्राफ खींचते थे तो चार्ट बनाते थे, याद कीजिए क्या बनाते थे, चार्ट बनाते थे पहले। और कम से कम 2 या 3 तो जरूर टर्म लेते थे। आप लोग बताइए, ऊपर में सबसे पहले यहाँ क्या लिखते थे, x लिखते थे। और x को अपने मन से कुछ भी लिख देते थे, -1 0 1 कुछ भी लिख देते थे। उसके बाद यहाँ बाई लिखते थे। और तब किसी, मान लीजिए किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम लिखते थे कि बाई बराबर x प्लस 2 है, तो -1 प्लस 2 आने की 1 आ गया। और तब यहाँ ये टर्म पुट करते थे। फिर अगर x बराबर 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 2 2 होगा, ऐसा लिखते थे। और फिर अगर x इक्वल टू 1 है तो लिखते थे 1 प्लस 2 यानी 3, ऐसा लिखते थे कि नहीं, आप लोग बताइए। यस सर। लेकिन पहली बार आप x ही क्यों मानते थे, ये कभी क्वेश्चन किसी से नहीं किए हैं क्या? क्यों पहले x मानते थे? हम बाई का वैल्यू निकाल के भी पुट करेंगे तो आंसर वही आएगा, रिलेशन वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग बाई पहले नहीं मानते थे, पहले x ही मानते थे। तो याद कर लीजिए, किसी भी चीजों का जो शुरुआत होता है ना, वो एजम्पशन से होता है। एजम्पशन मतलब मान करके होता है। यानी बात समझ लीजिए, ग्राफ का भी शुरुआत हुआ एकदम शुरुआत में। अब तो बहुत खतरनाक खतरनाक ग्राफ पढ़ना है अब आगे। तो कहने का मतलब हुआ, कभी भी कोई चीजों का शुरुआत होता है ना तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एजम्पशन ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल का एजम्पशन, है ना, रदरफोर्ड का एजम्पशन, है ना, फिर उसका मेरिट डिमेरिट थोड़ा तो बहुत पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चीज का शुरुआत होता है तो मान के होता है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले ये प्रचलन शुरुआत हुआ कि जब भी कोई पहला टर्म मानेंगे तो x मानेंगे, और दूसरा टर्म मानेंगे तो बाई मानेंगे। और बाई जो होगा वो x पर डिपेंड करेगा, x बाई पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड टर्म जो है पहले टर्म पर डिपेंड करेगा। और ग्राफिकल व्यू में क्या समझा गया वो समझिए। ग्राफिकल व्यू में ये समझा गया कि आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैथ में हमेशा इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, हमेशा बाई एक्सिस मानते हैं। क्या अगर हम इसको बाई मान लें, इसको मान एक्स मान लें, कोई बहुत बड़ा गुना हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, वो भी सही होगा, लेकिन बुक में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन 11 ट्वेल्थ में खासकर आपको जब हम मैग्नेट वगैरह पढ़ाएंगे और 3D फिगर की बात जब आएगी तो जानते क्या होगा, हम 3D वेक्टर में देखिएगा, बुक में जनरली इसको जेड एक्सिस मानता है। खासकर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़िएगा तो इसको जेड एक्सिस मान लेता है, इसको फट से, और एक्स इसी को रहने देता, बाई को हवा में लेके चला जाता है। यानी आप रिप्रेजेंट किधर करना चाहते हैं उसको पहले ये मानते हैं। लेकिन अभी उतना मत जानिए, अभी इतना ही जानिए कि मैथ में हमेशा इसको एक्स क्यों मानते हैं, उसको बाई क्यों मानते हैं, क्योंकि आज तक आप यही पढ़े हैं। मैथ में हमेशा इसको आप एक्स मानते हैं, इसको बाई क्यों मानते हैं। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर भी एजम्पशन है
कोई भी चीजों की शुरुआत हम कर रहे हैं पहली बार में एजम्पशन से होता है। तो सबसे पहले बार शुरुआत ये हुआ कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और इसका नाम जो है वो वर्टिकल लाइन है। क्या है? वर्टिकल लाइन है। ये बात पहले समझ लीजिए, ये जो है वर्टिकल लाइन है, इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ही एक्स क्यों रखते हैं हमेशा, यहां पर ही टाइम क्यों रखते हैं हमेशा, यहां पर वेलोसिटी, यहां टाइम रख के यहां वेलोसिटी रख के ग्राफ क्यों नहीं खींचे, यहां पर एक्स रख के यहां वाई रख के ग्राफ क्यों नहीं खींचे आप? तो इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि सबसे पहले ये माना गया था कि हॉरिजेंटल लाइन पर हर हाल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब बदलने वाला होगा, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन पर हर हाल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब आज के बाद याद कर लीजिए कि जहां भी ग्राफ देखिए, जो एक्स एक्सिस पर होगा वो हर हाल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो वाई एक्सिस पर होगा वो हर हाल में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इस बात को याद करना पड़ेगा। यानी कि जो एक्स एक्सिस पर होगा हॉरिजेंटल लाइन पर होगा, यानी कहने का मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन पर होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो वर्टिकल लाइन पर होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो याद कीजिए यहाँ पर एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है कि वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। देखिए वाई जो है एक्स पर डिपेंड कर रहा है, वाई जो है एक्स पर डिपेंड कर रहा है, वाई है जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वेरिएबल दोनों हैं, दोनों में कोई कांस्टेंट नहीं है। वाई भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, लेकिन वाई डिपेंड ऑन एक्स। और इसको फिर मैथ में एगो अलग नाम अच्छा सा देते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ, सब जगह एक ही है, बस समझ का फेर है। सबको कोरिलेट करेंगे, पूरा बेसिक मैथ जब खत्म होगा ना सब अपने से कोरिलेशन में चला जाएगा। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y क्या होगा? x के फंक्शन में होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, y क्या होगा? x के फंक्शन में होगा। तो आगे बढ़ते हैं, y क्या होगा आपका? x के फंक्शन में होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y क्या होगा? x के फंक्शन में होगा, इसीलिए ऐसा माना गया। आने की आज के बाद आपको लर्न करके रखना, हर हाल में याद करके रखना, कभी नहीं भूलना है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होगा उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वर्टिकल लाइन होगा उस पर क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नोट्स बनाना है लेकिन बाद में, अभी नहीं, अभी सिर्फ समझिए। अब इसमें से कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। इसमें अगर किन्हीं को कोई कष्ट है, कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है? देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। चलिए तो आगे बढ़ जाए हम। चलिए तो आगे, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी को, सबको फिर से लिखना है आपको, लेकिन कब? जब हम आपको बोलेंगे तब। अभी सिर्फ समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए, बैठिए, है ना, जो पूछेंगे तुरंत जवाब दीजिए। तो यानी कि ग्राफ में तो हमको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन होगा, वर्टिकल लाइन पर कौन होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम आपको एक सबसे पहले जो ग्राफ पढ़ेंगे उसका नाम है लीनियर इक्वेशन, जो हम लोग 9th क्लास से शुरुआत किए थे और 10th क्लास में भी पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है y बराबर
mx प्लस माइनस सी होता है, याद कर लीजिए, यही लीनियर इक्वेशन है आपका, है ना, इसी का ग्राफ सबसे पहले पढ़ना है। अब इस लीनियर इक्वेशन में कौन सा टर्म क्या है उसको समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ यहाँ बनाते हैं और बात समझने की कोशिश करते हैं, और आपको पता चल गया कि यहाँ x लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ये भी बात पता चल गया है। और कोई एक ग्राफ खींच देते हैं, कोई एक क्या करते हैं, ग्राफ खींच देते हैं सिंपली। अब हमको नहीं पता है कौन सा ग्राफ कैसे खींचा है, लेकिन हम सिंपली एक ग्राफ ऐसे खींच दिए हैं आपको, है ना, ऐसा ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा उस बात को समझिए अच्छी तरह से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, क्या जानते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वल टू क्या हो गया, mx प्लस माइनस सी हो गया। तो देखिए बाई का जो सिंपल नाम है वो क्या है वो लिख लीजिए, पहले लिख लेते हैं x। x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है उसको समझिएगा, और बाई है जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और m को कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, जिसको हम लोग tan थीटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, tan थीटा से भी डिनोट करते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ को। और c को कहते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। देखिए ग्राफ में ये सब सारा नाम है, बस इतनी समझ लीजिए आपको। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, और स्लोप ऑफ ग्राफ कहाँ दिखाते हैं, तो ध्यान सुनिए, स्लोप ऑफ ग्राफ दिखाने का टेक्निक समझिए अच्छी तरह से। जहां पर आपका ग्राफ लाइन x पर कट करे, जहां पर भी कट करे, वहां से पॉजिटिव x की तरफ से, पॉजिटिव x के डायरेक्शन के जा करके एंटी क्लॉकवाइज में जो ग्राफ के साथ एंगल बने उसी को स्लोप ऑफ ग्राफ कहते हैं। स्लोप मतलब होता है ढाल, यानी ढुलाव, कितना ढुलाव है ये देखना है, उसको स्लोप कहते हैं, स्लोपिंग एरिया मतलब ढुलाव, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ग्राफ लाइन बाई एक्सिस पर कहां कट किया है, इसको देखिए, देख लीजिए ध्यान से, बाई एक्सिस पर कहां कट किया इसको देखिए ध्यान से अच्छी तरह से, तब बात पता चलेगा। तो इसको सी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं, यानी इस पॉइंट का भी नाम सी हुआ, और ऑरिजिन तो 0 0 है, तब याद कीजिए ध्यान से, अगर यहाँ 1 है 2 है 3 है तो सी का वैल्यू 3 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी सी होगा, यानी दोनों ही सी होगा, इस बात को समझ लीजिए। यानी ग्राफ पर कौन कौन सा टर्म क्या है उसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, अगर कुछ पूछना है तब बोलिए किन्हीं को भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा ग्राफ नहीं मिटाएंगे अभी, और इसमें समझना है बारी बारी से। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ना, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप पर डिपेंड करे उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, और जो दूसरे पर डिपेंड करे उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ वैसा वेरिएबल जो अपने चेंज को अपने आप पर डिपेंड करे, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करे, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो दूसरे पर डिपेंड करे उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत सारा होगा, लेकिन मेन तो इसमें समझना आपको स्लोप ऑफ ग्राफ समझना है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ समझना है मेनली आपको। देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ को m से डिनोट करते हैं, और ये tan थीटा भी होता है, इस बात को समझ लीजिए, ये tan थीटा के बराबर होता है। लेकिन याद कर लीजिए यहाँ ध्यान से अच्छी तरह से, ग्राफ कैसे कैसे, स्लोप कैसे कैसे हो सकता है, वो हम स्लोप की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम स्लोप पहला दिखाते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल एक्स वाई यहाँ लिख रहे हैं, स्लोप मैं 3 4 बार दिखाऊंगा, ये दूसरा एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं
ऐसे ये x है और ये y है ना। उसी तरह से तीसरा एग्जांपल में हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे, देख लिए ध्यान से, ये x है और ये y है, और ये चौथा एग्जांपल भी एक आध वो दिखा देते हैं, है ना, ये x है और y है। इससे के बाद आप बात समझ जाइएगा इतना में से। देखिए हम क्या करें, स्लोप, देखिए अगर आप वैसे दिखा रहे हैं ग्राफ को, ऐसे दिखा दिए हैं, तो स्लोप एंगल जो बनेगा, या फिर आप इसमें ऐसे ऑरिजिन से पार करवा दिए हैं, देख लिए ध्यान से, ऑरिजिन से पार करवा दिए हैं, कहां से, ऑरिजिन से ग्राफ पार कर गया है, या ग्राफ आपका नीचे से इधर से पार कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ग्राफ पार कर गया है, या आपका ग्राफ ऐसे पार कर गया है, किसी तरह से पार कर गया ग्राफ, वो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से पहले, है ना। अब स्लोप किसको कहते हैं, तो हम बार बार बोले हैं, ग्राफ लाइन जहां पर कट करे एक्स एक्सिस से, ग्राफ लाइन जहां एक्स एक्सिस पर कट करे, वहां से पॉजिटिव एक्स की ओर ध्यान रखते हुए एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, और जो एंगल बन जाए उसी को स्लोप एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राफ ओरिजिन से पार किया है, तो यहाँ पर कट किया है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बन जाए उसको स्लोप ऑफ ग्राफ कहते हैं, और इसको स्लोप एंगल कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ग्राफ लाइन एक्स पर जहां कट कर जाए उसको स्लोप एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको स्लोप एंगल कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा चलना, ये बात ध्यान देना है, ग्राफ यहाँ पर कट किया है तो आगे की ओर बढ़िए, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा याद रखिएगा, बिना एंटी क्लॉकवाइज का काम नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी आपका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज में होगा तभी स्लोप होगा। अब देखिए स्लोप पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। देखिए स्लोप का वैल्यू जो होता है आपका tan थीटा होता है, यानी स्लोप बराबर होता है जो सिंपली स्लोप बराबर जो होता है आपका tan थीटा होता है ना। और थीटा का वैल्यू यहाँ पर पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ से पॉइंट, इफ थीटा बराबर अगर लेस देन 90 डिग्री हो, थीटा बराबर सॉरी यहाँ ग्रेटर देन 90 डिग्री लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो थीटा, देन tan का वैल्यू 90 से 180 के बीच में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए, और जिनको नहीं पता हमसे बोलिएगा, बाद में हमको हम बता देंगे। tan का वैल्यू 90 से 180 के बीच में आपका नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव होता है तो देन स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा, वैल्यू आएगा, क्या होगा, अगर 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए एंगल तो स्लोप नेगेटिव होगा। उसी तरह से दूसरा पॉइंट में आते हैं। अब दूसरा पॉइंट में क्या है, इफ थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री आ जाए, कितना से, 90 डिग्री से कम आ जाए, देन तब स्लोप जो होगा, इफ थीटा जो है लेस देन 90 देन स्लोप बराबर जो tan थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों, 0 से 90 डिग्री में तो सारा टर्म पॉजिटिव होता है, तो आप पहले भी पढ़े हैं, 0 से 90 के बीच में सारा टर्म क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं। लेकिन इसमें दो पॉइंट और लिखेंगे, इफ थीटा जो है 0 डिग्री के बराबर हो जाए तो tan 0 0 होता है, यानी तब तो आपका tan थीटा जो लिखिएगा वो 0 हो जाएगा, दैट इज क्या, नो स्लोप, यानी दैट इज नो स्लोप, स्लोप होगा ही नहीं, स्लोप होगा ही नहीं। और अगर थीटा जो है आपका 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री, तो tan थीटा जो होगा वह इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या होगा, अनंत, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको आप डिफाइन नहीं करते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा स्लोप आपका। यानी बात समझने की कोशिश कीजिए, सभी चीज को फिर से समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम स्लोप की बात करते हैं, देखिए एक बुक है जिसका नाम तो सुने होंगे, एस.सी. वर्मा, है ना, इधर से रख रहे हैं। देखिए स्लोप को डिफाइन कैसे करते हैं उसको समझिएगा। ढुलाव, तो ढुलाव को डिफाइन करने का यही तरीका, देखिए यहाँ ध्यान से, अगर इस पर हम अभी ये पेन को रख दिए हैं तो ये पेन क्या अपने से फिसल रहा है, नहीं फिसल रहा है, देख लीजिए, आपके तरफ ही करके रखेंगे, है ना। देखिए यहाँ से जो है आपका ये पेन नहीं फिसल रहा है, देख लीजिए ध्यान से। अब अगर इसको स्लोप बढ़ाइए, मतलब हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 है, और जहां स्लोप 0 होगा उस पर कोई चीज नहीं फिसलेगा, तो इसको इंक्लाइन कर दीजिए,
तो स्लोप बन गया कि नहीं, देखिए फिसल गया। तो स्लोप का मतलब ही होता है ढुलाव। तो स्लोप आप कितने तरह से, एक अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 यानी tan 0 0। अगर ये सीधा वर्टिकल हो जाए, सीधा वर्टिकल, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। कहिए कैसे, अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों, वर्टिकल पर कोई चीज को रखिएगा ऐसे, तो क्या इसमें सट करके ससरेगा कि सीधा फॉल करेगा? आप लोग बोलिए, बोलिए जल्दी से। सीधे फॉल करेगा सर। सीधा फॉल करेगा तो स्लोप होगा ही नहीं, अनडिफाइंड हो गया। तो tan 90 ऐसे भी अनडिफाइंड होता है, tan 90 ऐसे भी अनडिफाइंड होता है। अब उसी में एक आपका अगर ऐसा हो जाए 90 डिग्री से ज्यादा, ये वाला कंडीशन में, तो स्लोप नेगेटिव होगा। लेकिन जो शुरुआत में ये सब जो मतलब दोनों को मिक्स किया होगा ना, बड़ा गजीब दिमाग लाया होगा। सोचिए, आपका ट्रिगो और कहाँ ग्राफ को मिक्स कर दिया, और बात भी एकदम 100% सही सही है। यानी कि ऐसा थेसिस है नहीं, और हम लोग बिहारी भाषा में उसको कहते हैं थेथोलॉजी, है ना। ऐसा थेथोलॉजी लगाइए कि दूसरा कोई बात आपका काट नहीं जाए, है ना, काट ही नहीं पाए, तो समझिए वो आपका बहुत अच्छा है कि नहीं। तो थेसिस समझिए कि सब एक दूसरे से मिक्स हो रहा है, और मिक्सिंग के बाद भी एक दूसरे को एकदम सही साबित कर रहा है। तो सोचिए, पहली बार जो दिमाग लाया होगा इस सब चीजों में, वो कितना ब्रेनिस्ट होगा। और उसका नाम तो पता है आपको, न्यूटन। कौन, न्यूटन। सबका शुरुआत वही सब किया है, सब, है ना। साइंस को मेनली वो आगे बढ़ाने का काम किया, देख लीजिए ध्यान से। अब एक टर्म था इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ, है ना। एक टर्म क्या था, इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। तो देखिए ध्यान से, ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। हम वीडियो तुरंत, क्लास खत्म होगा आधे घंटे के अंदर आपको अपलोड कर देंगे, किस पर, यूट्यूब पर। वहां से एक बार देख करके फिर से समझ करके पूरा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाहते हैं। अब इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ की अगर बात करेंगे, तो हम इधर से केवल इतना दूर मिटा देंगे, क्योंकि देखिए आपको इतना सब मिला हुआ रहेगा पेज बाय पेज, है ना, टेंशन नहीं लीजिए। अब इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ की बात करते हैं, क्या है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर ग्राफ लाइन बाई एक्सिस में ऊपर कट किया, तो आपको तो सिंपल पता है, नहीं पता है क्या। ऊपर में लिखते थे तो क्या लिखते थे, 1 2 3 प्लस में, नीचे लिखते थे क्या, 1 2 3 सब माइनस -1 -2 -3। इतना बात तो पता है कि नहीं पता है आप लोग को, ये बताइए। अब इतना बात आपको पता है कि यहाँ -1 -2 -3 होता है, इस बात को समझ लीजिए। और ऊपर प्लस में होता है, तो जब ऊपर प्लस में होता है तो ग्राफ लाइन जैसे ही बाई एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर कट किया, तो सी प्लस होगा, इंटरसेप्ट प्लस हो जाएगा। और ये अगर ओरिजिन से पार कर गया, तब क्या होगा, आप लोग बताइए। जब ओरिजिन से पार किया तब इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 0 होता है। यहाँ भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, नीचे से पार किया, यहाँ से पार किया है, बाई एक्सिस को कहाँ कट किया है, निगेटिव लाइन में, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट निगेटिव हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे खोजेंगे। ग्राफ लाइन अगर ऊपर से कट किया ग्राफ में बाई को, तो पॉजिटिव होगा इंटरसेप्ट, नीचे से कट किया तो निगेटिव होगा, ओरिजिन से पार कर गया तो 0 होगा। तो आप लोग बताइए, स्लोप ऑफ ग्राफ और इंटरसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो हमको बताइए, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम समझ लीजिए। आज जिनका नाम लेंगे वो माइक ऑन करके अभी का अभी क्वेश्चन बताएंगे, अभी हम पूछेंगे तुरंत, नहीं तो आप हमसे पहले पूछ लीजिए। जो भी क्वेश्चन एराइज हो रहा हो दिमाग में, डायरेक्ट बोल दीजिए, है ना, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि टेंशन से टेंशन हो जाएगा। बात समझ सकते हैं, बात को अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए आगे बात समझ लीजिए। तो कोई नहीं पूछेगा, अब हम पूछते हैं। तो चलिए, किनका नाम लिया जाए सबसे पहले, अंशु कुमारी। अंशु कुमारी, देखिए मैं एक ग्राफ खींच रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ग्राफ खींच दिया हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे ग्राफ खींच दिए हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अंशु कुमारी, आपको बताना है
माइक ऑन कीजिए अंशु कुमारी। यस सर। चलिए आप बताइएगा इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा कि अनडिफाइंड होगा, ये बताना इस ग्राफ का स्लोप। और इंटरसेप्ट क्या होगा ये भी बताना है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। जल्दी से बोलिए अपन सर। सर पॉजिटिव होगा। किसका, स्लोप की इंटरसेप्ट? स्लोप होगा। इंटरसेप्ट क्या होगा? मन में भगवान समझ ले, खाली पानी गरम जावेला। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए। आप गलत आंसर बता रहे थे। चलिए कौन बताएंगे? पूछते हैं किन्हीं से, नाम लेते हैं। चलिए तनिक्स आप बताइए जी। यस सर। इसका स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अनडिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा, ये बताना आप लोग को। जल्दी बोलिए। सर उसका स्लोप नेगेटिव होगा। और इंटरसेप्ट? वो भी नेगेटिव होगा। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए, अब दूसरे से पूछते हैं। ठीक है स्वीटी आप बताइए इसका स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा? स्लोप तो निगेटिव होगा और चलिए चलिए अब जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। फिर से कृति आप बताइए इसका स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा? स्लोप भी नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। वेरी गुड, दोनों सही आप बोले हैं। जो बोले थे उन लोग का सही है। स्लोप भी निगेटिव होगा क्योंकि स्लोप एंगल देखिए 90 डिग्री से ज्यादा यहाँ दिख रहा है। क्या 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है? तो स्लोप भी निगेटिव हो गया आपका। और इंटरसेप्ट नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि नीचे से पार किया, यानी दोनों नेगेटिव है। इतना बात समझ में आ गया पहचानने के लिए। एक आध गो से आप पूछ ही लेते हैं। चलिए हेमा भारती आप बताइएगा चलिए आप बताइए x है और ये y है, ये ग्राफ लाइन है। आपको ये बताना है इसमें स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा। यानी स्लोप क्या होगा, स्लोप m क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, ये बताना इस ग्राफ के लिए। चलिए बोलिए जल्दी से। चलिए आपका माइक काम नहीं कर रहा है, बाद में बोल लीजिएगा, ठीक है। चलिए दीप्ति वर्धन आप बताइएगा। हाँ बोलिए जल्दी से। सर हम अभी ही आए, हमको नहीं पता। नहीं पता है तो रुकिए, तो अपना माइक ऑफ कीजिए आप। चलिए आप बताइएगा, इनको पूछ दें। बिट्टू सुमन यस सर। आप बताइएगा इसका स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा? स्लोप 0 होगा और इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। कहाँ रहते हैं सोए हुए, बताइए। स्लोप 0 कैसे हो गया? ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता, अभी बताए थे, अभी बुक से समझाए थे कि स्लोप 0 कब होगा, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा उस पर कोई चीज। देखिए स्लोप 0 समझना तो बहुत आसान है। देखिए अगर पेन इस पर रख दिया, अगर नहीं स्लाइड कर रहा है तो स्लोप 0 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ रहेगा तब आपका क्या होगा, स्लोप 0 होगा। और अभी पढ़ाए हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यानी ग्राफ अगर आपका ऐसा पार करेगा तब इसका स्लोप 0 होगा। याद कर लीजिए इसका स्लोप 0 होगा। ग्राफ जब हॉरिजॉन्टल रहेगा कहीं से भी तब स्लोप 0 होगा, अब वर्टिकल होगा तब अनडिफाइंड होगा। देखिए टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। हम यही इसीलिए पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि ग्राफ आप लोग पढ़े हैं, लेकिन ग्राफ सिर्फ ड्रॉ करने के लिए सीखे हैं, किंतु परंतु कभी नहीं किए हैं ग्राफ में। और यहाँ किंतु परंतु ही चल रहा है, समझ लिए बात को। यहाँ पर चलिए एक आध वो आप पूछ ही लेते हैं।
अनुराधा, अनुराधा, यस सर। चलिए आप बताइए इसका स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा? सर स्लोप नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट 0। चलिए प्राची आप बोलिए। सर स्लोप नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। देखिए स्लोप तो निगेटिव होगा, आप सही बोले, क्योंकि थीटा 90 ज्यादा है, लेकिन इंटरसेप्ट 0 होगा क्योंकि ओरिजिन से पार कर रहा है। इंटरसेप्ट sir. बताता है ग्राफ लाइन अगर ऊपर से पार किया तब पॉजिटिव, नीचे से पार किया तब निगेटिव। देखिए जी सर। हम बोल रहे हैं ना कि वीडियो डालेंगे, उसको दोबारा तिबारा देख करके नोट्स बना करके हमको भेजिएगा सब लोग, तब हम समझेंगे कि आप फिर से पढ़े हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझा दिए कि स्लोप नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्या होगा जो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको बार बार आप बनाएंगे, है ना। और जिनको कोई कष्ट होगा ना, मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर, है ना, उसमें सब कुछ आपको चला जाएगा अपने आप, जो भी किस चीजें की कष्ट हो। देखिए दूसरी बात आगे बढ़ाते हैं और एक नोट पॉइंट लिखते हैं। आप कभी भी जब स्लोप निकालिएगा, कभी भी स्लोप निकालिएगा, कभी भी ग्राफ का जब स्लोप निकालेंगे, 10th क्लास वाला ही चीज पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। हम कहाँ 11 12 पढ़ा रहे हैं अभी, 9 10 ही तो पढ़ाते रहते हैं, वो आएगा सही से तब ना 11 12 सीखिएगा। देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप ऑफ ग्राफ तो यहाँ से tan थीटा निकलता है, ये थीटा होगा, देख लीजिए ध्यान से, ये थीटा है। और आपको पता है ये बाई का लाइन है, तो इसको बाई भी लिख सकते हैं, और ये एक्स का लाइन है तो इसको एक्स भी लिख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये बाई कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट में थोड़ा जा रहे हैं, ग्राफ से कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर देखिए एक्स हो गया, ये बाई हो गया और ये थीटा हो गया। तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता था, याद कीजिए, स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है, ग्राफ, वो m बराबर जो होता है आपका, क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। और आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के टर्म में, सब लोग फार्मूला पढ़े हैं कि आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यानी यहाँ tan थीटा बराबर बाई बाई x होगा। क्या होगा, यानी कि स्लोप m बराबर जो होगा tan थीटा बाई बाई x होगा। देख लीजिए ध्यान से, अब कैसे कैसे स्लोप भाग रहा है, बाई बाई x होगा। क्या होगा, बाई बाई x होगा। अब देखिए जरा कहां से कहां पहुंचा देता है मैथ, ये सब कैसे मिक्स है उसको समझिएगा। अगर ये वाला जो है ना, ये बहुत छोटा रहे, ये बहुत छोटा रहे, बहुत छोटा रहे तो उसको dy से डिनोट करते हैं, और ये बहुत छोटा रहे तो इसको dx से डिनोट करते हैं। d मतलब होता है स्मॉल चेंज, d मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, और d मतलब स्मॉल चेंज, तो बहुत छोटा बहुत छोटा। अब बताइए इसी को आप स्लोप ऑफ ग्राफ को, स्लोप ऑफ ग्राफ को आप लिख सकते हैं dy बाई dx की नहीं, देख लिए ध्यान से। यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ को dy बाई dx लिख सकते हैं। और आप लोग बताइए dy बाई dx होता क्या है, ये किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का। किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का। तो अब याद कीजिए कि अब ग्राफ जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से भी मिक्स हो गया। यानी कि याद कीजिए स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब डिफरेंशिएशन करना भी होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना भी होता है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, पहले ध्यान से, तब समझ में आएगा बात। आप बताइए ध्यान से, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल, फिर बाद में हम लोग समझते रहेंगे इस बात को। y बराबर अगर x प्लस 2 रहे तब क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो आप लोग ग्राफ खींच के देख लीजिएगा, इसका ग्राफ हमको डायरेक्ट याद है, हम डायरेक्ट ग्राफ खींचेंगे इसका, है ना, बाद में फिर अभी ग्राफ खींचने का तरीका भी सिखाते हैं। तो y इक्वल टू जो हो गया x प्लस 2 है, इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका जो ग्राफ होगा, ओहो रेड पेन, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ आपका हमेशा यही होगा, देख लीजिए। इसका ग्राफ यही होगा, इस बात को समझ लीजिए। अब जब इसका ग्राफ यही होगा तो याद कर लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखाएगा। तो याद कीजिए, अपने कॉमन सेंस से दिमाग लगाइए। आप y इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पढ़े थे y इक्वल टू mx प्लस माइनस 2 यानी प्लस माइनस c। तो आपको याद है कि x के बदले x है, देख लिए ध्यान से, और c के बदले 2 है।
तो सी के बदले 2 नहीं आ गया। देखिए अब मैच करवा रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो सी बराबर 2 हो गया। और एम के बदले यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो एम के बदले क्या रहेगा, 1 रहेगा। एम के बदले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एम के बदले यहाँ क्या होगा, 1 होगा। 1 इंटू एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एम बराबर 1 है। यहाँ से एम बराबर क्या है आपका, 1 है। यानी स्लोप कितना आया, 1 आया। आपका स्लोप कितना आया, 1 आया। स्लोप 1 आया, देख लीजिए एम ही को स्लोप कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि स्लोप जो है आपका, स्लोप ऑफ ग्राफ जो है आपका 1 है। यहाँ पर स्लोप ऑफ ग्राफ कितना है, 1 है। देख लीजिए ध्यान से। तो स्लोप ऑफ ग्राफ यहाँ कहाँ से, मैथ के इक्वेशन से निकाल दिए। मैथ मतलब कि आपको मैच करवा करके, मिलान कर करके इसको कर दिए कि एम के बदले 1 वैल्यू आया, और आपका इक्वेशन ये था। अब स्लोप का दूसरा कंडीशन ये होता है। देखिए दूसरा फॉर्मूला ये होता है स्लोप का, डिफरेंशिएशन से। तो स्लोप एम बराबर आप लिखिएगा डिफरेंशिएशन, तो डी बाई बाई एक्स। तो बाई के बदले जो टर्म है इसको पुट कीजिए यहाँ पर, एक्स प्लस 2 पुट कर दिए, एक्स प्लस 2। आप बाई क्या डीएक्स कर देंगे। अब जिनको जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो लोग तो समझते होंगे कि यहाँ dx बाई dx होगा एक बार, और 2 है तो d2 बाई dx होगा। और नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सभी लोग जानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 प्लस 0 यानी कितना आ गया आपका, 1 आ गया। यानी स्लोप जब डिफरेंशिएट करके निकाले तो भी बनाया, और हम मैथ के एनालॉग से भी बनाया। इसका मतलब आप जो मैथ पढ़े डिफरेंशिएशन वो भी आप सही पढ़े हैं, ग्राफ पढ़े वो भी सही पढ़े हैं, और ट्रिगो जो मैच करवा रहे हैं वो भी सही पढ़े हैं, और कोऑर्डिनेट जो मैच होगा, नियामक ज्यामिति वो भी सही होगा। यानी सब मैथ्स मिक्स हो जाएगा आपस में, और तब आपको फिजिक्स का फिनोमेना समझ में आएगा। इसलिए फिजिक्स में पहले बेसिक मैथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सब मिक्स करेगा, देखिए सब कैसे कैसे एक दूसरे से लिंक हो रहा है ना। डिफरेंशिएशन लिंक हो गया, कोऑर्डिनेट लिंक हो गया, ट्रिगो आ गया, ग्राफ आ गया, सब लिंक हो जाएगा। और फिर अपने दिमाग में, मतलब कि 2 महीना जब बेसिक पूरा पढ़ा लेंगे, 2 ढाई 3 महीना, और तब आपका दिमाग खुलेगा कि आखिर कैसे ये काम करता है ना, कैसे फिजिक्स में सोचना होता है। अभी तो सिर्फ आपको सुनना काम है, और जितना बार पढ़िएगा ये सबको उतना फायदा करेगा, जितना बार। और जितना बार पढ़ने का मतलब हम तो एक ही बार पढ़ाएंगे। अब 5 बार पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 बार वीडियो देखना पड़ेगा, और तो कोई उपाय है नहीं आपके पास। ठीक है, तो देख लीजिए हम दोनों तरफ से इसको मिक्स कर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अब मेनली आपको ग्राफ में करना क्या है, यानी कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए, हमारे केमिस्ट्री के लिए। तो उसको क्या करना है, उस बात को समझ लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, आपको कोई भी चीज अभी नहीं उतारना है ना, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए हमको ग्राफ में क्या क्या अब करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। देखिए तो बात समझने की कोशिश करते हैं। अब हमको सारा ग्राफ का नेचर याद करना है, यानी केस, यानी स्टेप जो भी है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो वही था। केस फर्स्ट में हम ये लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन को बदल के y इक्वल टू mx प्लस c रहे, ऐसा ग्राफ रहे। अब इसके जैसा एक उदाहरण लेते हैं, और लिखते हैं कि y बराबर जो होना चाहिए x प्लस 2 होना चाहिए। तो देखिए यह जो एग्जाम्पल है ना, एकदम उसी के जैसा है। किसके जैसा है, इसके जैसा है। y x और प्लस c, तब प्लस c। स्लोप के बदले क्या है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। स्लोप के बदले वहां क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, बस इतना ही तो अंतर है। ये y इक्वल टू है x प्लस 2 है, तो आप ही समझिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब इसका ग्राफ खींचिए, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको 10th क्लास का याद करते हैं। 10th क्लास एकदम समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। आप x लिखिएगा, पहले y लिखिएगा, -1 0 और 1, इसी तरह से मानते थे हम लोग। अब x का वैल्यू अगर -1 पुट किए हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए, अब यहाँ लिखना नहीं है, ऐसे नहीं लिखना है कि y बराबर, अच्छा x का वैल्यू -1 है, प्लस 2 तो 1 होगा। वो दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिए। अब यहाँ 0 पुट किए तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट किए तो 3 होगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं यहीं पर। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ अब जैसे खींचे थे 10th क्लास में वैसे ही खींचना है। और तब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको पता है कि इधर 1 मानेंगे, इधर 2 मानेंगे, इधर 3 मानेंगे, प्लस में 1 2 3 इधर प्लस मानेंगे, इधर होगा माइनस 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 होगा, इधर भी माइनस 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 होता है। यानी अगर यहाँ लिखिएगा 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ लिखिएगा -1 -2 -3,
यहाँ पर लिखेगा -1 -2 -3 ऐसे लिखते हैं ग्राफ में, याद कीजिए आप। अब कोऑर्डिनेट मिलाइए, देखिए x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 है। देखिए ध्यान से, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ होगा। ये बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं? देख लिए ध्यान से। अब उसके बाद x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 0 यहाँ होगा, अब y का वैल्यू 2 यहाँ होगा, तो कोऑर्डिनेट इतना आता है ना। देखिए 2 यहाँ होगा, ये पॉइंट। अब दोनों को मिला दीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ खींचा जाएगा। ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। अब उसी तरह से 1 और 3 है, तो 1 यदि यहाँ है x का वैल्यू और 3 कहाँ होगा, ऐसे ऊपर होगा, तो यानी तीनों को मिला दीजिएगा तो सबसे सही ग्राफ खिंचाता था, याद कीजिए। यानी कि आपका जो ग्राफ लाइन है ऐसे पार कर रहा है, ये देखिए यही ग्राफ लाइन जो है आपका पार किया है, ठीक है। ये ग्राफ लाइन मतलब एक टाइप का हम आपको ग्राफ बता दिए कि कैसे खिंचाएगा। अब देखिए मतलब y = mx + c। अब दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं, उसी को केस बाय केस कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। केस सेकेंड में आते हैं। y = लिखते हैं -mx + c लिखते हैं। इसका अगर सिंपल एग्जांपल आप लेना चाहते हैं एग्जांपल, तो y = -x + 2 ले लीजिए, तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा आपको। देख लीजिए ध्यान से, तब ज्यादा कष्ट आपको नहीं होने वाला। ये बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। आपको ज्यादा कष्ट नहीं होने वाला है। अब एक चार्ट भी बनाना पड़ेगा, तो चार्ट बनाइएगा तो ऐसे बना लीजिए आप। यहीं पर ध्यान से छोटा सा, क्या आपको पता है क्या की चीज के बनेगा? x पहले लिखाएगा तब y लिखाएगा, पहले x तब y। अब x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 और 1। हम बार बार छोटा छोटा टर्म क्यों लिख रहे हैं? एक प्लस एक माइनस एक 0, उसका भी रीजन हम समझाएंगे। तो देखिए -1 है, तो -1 है तो बात कीजिए, -1 यहाँ पुट किए तो -1 प्लस हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 पुट कीजिएगा तो 1 रह जाएगा, क्योंकि -1 और +2 1 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर इसका ग्राफ खींचने चलते हैं, फिर यहाँ पर ग्राफ इसका खींचने चलते हैं, तो क्या होगा? ये x है, ये y है, और आपका 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब लिखेंगे नहीं, नंबर से आप पहचान लीजिएगा कि क्या हम कर रहे हैं जो। अब फिर कोड में -1 और 3 जो है एक जगह पर है, -1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट, मेन कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट आता है ना सब लोगों को, ये भी नहीं आता है। देखिए ये होगा आपका, ध्यान से यहाँ पर पॉइंट आएगा वो। फिर आपका क्या है? 0 और 2, 0 और 2 का कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, 1 1 का कोऑर्डिनेट इधर आएगा। यानी अब की बार जो ग्राफ चलेगा वो ऐसा कुछ चलेगा, देख लीजिए ध्यान से, ऐसा ग्राफ चलेगा, याद कर लीजिए, ऐसा ग्राफ चलेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, यानी ग्राफ आपका कुछ ऐसा पार करेगा। वो जब ऐसा पार करेगा तो बात समझ लीजिए। अब -mx + c का ग्राफ ऐसा हुआ। अब ग्राफ तीसरा भी देखते हैं, एक ग्राफ थर्ड का भी देखते हैं। y = अगर आपका रहे mx - c रहे, ऐसा रहे, तो इसका एग्जांपल कैसा लीजिएगा? y = ले लीजिए x - 2 ले लीजिए। एकदम सिंपल ले रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा भार नहीं पड़े, इसलिए ऐसा। अब देखिए ध्यान से, फिर से उसी तरह से कीजिएगा। इसको x लिखिएगा, इसको y लिखिएगा, -1 0 और 1 पुट कीजिएगा। देख लिए ध्यान से, एकदम आराम से देखिए। अब -1 यहाँ पुट किया तो -3 हो जाएगा, 0 पुट किया तो -2 हो जाएगा, 1 पुट किया तो -1 हो जाएगा। फिर से ग्राफ खींचने चलते हैं, इस बात को समझ लीजिए, ये x है और ये y है। जब ग्राफ खींचने चलते हैं तो देखिए अब क्या होगा। कोऑर्डिनेट तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ऐसे ही खींचिएगा सभी जगह। कोऑर्डिनेट मिलाइए, -1 -3, यानी जब x -1 है तो ये -3, यानी दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कुछ इधर होगा कहीं। देख लीजिए ध्यान से, 0 -2 का कोऑर्डिनेट यहाँ होगा और 1 1 का कोऑर्डिनेट इधर होगा। तो ग्राफ, मेरे पास तो स्केल है नहीं, तो ग्राफ सिंपली आप समझ जाइए कि ऐसे पार करेगा ये। देख लिए ध्यान से, ऐसे पार करेगा ये ग्राफ, यानी कि यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये 1 और ये -2। तो ग्राफ आपका ऐसे पार किया, समझ लीजिए। यानी कि बात समझने की कोशिश की, हम कहना क्या चाह रहे हैं। ग्राफ इसी तरह से आप ड्रॉ करते थे, लेकिन हम 3-4 ग्राफ बता देंगे, तब फिर आगे बताएंगे कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। जो अभी एक और बताते हैं, केस 4 में y = -mx - c है।
माइनस एम एक्स माइनस सी है, तो इसका एग्जाम्पल एक ले लीजिए, बाई इक्वल टू ले लीजिए माइनस एक्स माइनस टू। इसका भी चार्ट बना लीजिए आप, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए चार्ट, है ना, खट्टा मीठा नमकीन सब हो जाएगा। एक्स और बाई, तो -1 0 और -1 लेंगे, या जैसा लीजिए, -1 हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, तो ये -1 हो जाएगा, 0 फुट गया तो -2 हो जाएगा, अब 1 फुट गया तब -3 हो जाएगा। यानी आपकी बार कहानी जो है थोड़ा सा रिवर्स फिर से हो गया। देखिए 1 2 3 माइनस में, 1 2 3 माइनस में, 1 2 3 प्लस में, 1 2 3 प्लस में। अब कोऑर्डिनेट खोजिए आप, जब कोऑर्डिनेट खोजने चलिएगा तब -1 का कोऑर्डिनेट इधर कहीं मिलेगा, 0 और -2 का कोऑर्डिनेट, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, यहाँ कोऑर्डिनेट मिलेगा, देख लीजिए ध्यान से, y का 1 और -3, यानी ग्राफ जो है लगता है आपका कुछ ऐसे पार करने वाला है, देख लीजिए ग्राफ लाइन जो है कुछ ऐसे पार करने वाला है आपका, इस बात को समझ लीजिए आप, ग्राफ का लाइन कुछ ऐसे पार करने वाला है, इस बात को समझ लीजिए आप। देखिए हम आपको एक बात बतलाना चाहते हैं, वो बात क्या है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम आपको एक बात बतलाना ही चाहते हैं हर हाल में, और वह बात क्या है उसको समझिए। बात दरअसल ये है कि mx प्लस c का ग्राफ ऐसा आया है, अब इसके जैसा इक्वेशन जो भी रहेगा उसका ग्राफ ऐसा ही खिंचाएगा। मतलब फिर से सुनिए, आप नहीं समझे मेरी बात को, आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है, ये लर्न करना पड़ेगा, ये आप देखिए ध्यान से समझिए, पढ़ाई में तो कुछ ना कुछ बात याद करना ही पड़ेगा आपको, ये बात समझ लीजिए, फास्ट चलने के लिए, दौड़ने के लिए, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्रैक्टिस, है ना। तो देखिए आपको क्या लर्न करना है, बाई इक्वल टू mx प्लस सी, आने की प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, तो ग्राफ हर हाल में ये सेकंड क्वाड्रेंट से ही भागेगा। अब चाहे ये एग्जाम्पल बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 रहे या बाई इक्वल टू 5x प्लस 10 रहे, दोनों जगह प्लस रहेगा, 3x प्लस 10 रहे, 5x प्लस 20 रहे, x प्लस 100 रहे, मतलब दोनों जगह अगर प्लस है तो ग्राफ का नेचर हर हाल में वैसे ही पार करेगा। ये बात आपको लर्न करना पड़ेगा एट एनी कंडीशन, क्योंकि अगले क्लास में हम पूछेंगे, बात समझ लीजिए ध्यान से। दूसरा बात, अगर y इक्वल टू -mx प्लस c है तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाएगा, इस बात को याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और तब आपको फायदा क्या होगा ना, वो हम अगले क्लास में समझाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, -mx प्लस c है, यानी -x प्लस 2 रहे तो भी ग्राफ ऐसा होगा, नेचर वही होगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा। y बराबर -10x प्लस 3 रहे तो भी ग्राफ ऐसा होगा, y बराबर -5x प्लस 2 रहे तो भी ग्राफ वैसा होगा, y इक्वल टू -100x प्लस 50 रहे तो भी ग्राफ वैसा ही नेचर होगा, नेचर नहीं बदलेगा। इसलिए हम केस में इसको डिवाइड कर दिए हैं, y इक्वल टू mx माइनस c रहे तो ग्राफ वैसा ही होगा हर हाल में। अब एग्जाम्पल, चाहे y इक्वल टू x माइनस 2 रहे या x माइनस 5 रहे या 3x माइनस 10 रहे या 5x माइनस 15 रहे या 10x माइनस 20 रहे, ग्राफ इसी क्वाड्रेंट से पार करेगा, इसकी फुल गारंटी है। इसीलिए नेचर पकड़िए तब समझ में आएगा बात, नहीं तो देखिए हम पहले बता दिए हैं, आपको पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके 1000 ग्राफ याद करना है कि यहाँ पर 3-4 ग्राफ याद कर करके पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री ग्राफ अपने से ड्रॉ कर देना है, ये सोच लीजिए पहले आप कंडीशन, क्योंकि ग्राफ यहीं से ड्रॉ होता है, नेचर याद रहेगा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम ग्राफ 3 ही को होता है, एक स्ट्रेट लाइन का होता है, एक पाराबोला, एक हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल का बहुत कम ही आता है, मेनली आपका यही 3 ग्राफ होता है 11-12 के सिलेबस तक में। अब देखिए दोनों जगह नेगेटिव है, -mx माइनस c है, दोनों जगह नेगेटिव है, -mx माइनस c है, दोनों जगह नेगेटिव है, तो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट से ही पार करेगा, इसकी फुल गारंटी है। अब आपका एग्जांपल y इक्वल टू -x माइनस 2 रहे, -x माइनस 3 रहे, -x माइनस 10 रहे, -5x
-5 रहे, -100x, -20 रहे, कुछ भी रहे, ग्राफ वैसा ही जाएगा। इसको हमेशा याद करना है। तो बात समझ में आया हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जो, यानी ये 4 टाइप हुआ, अभी और 2-3 टाइप है, इसको पढ़ाते हैं। तो इतना बात पहले समझ गए हैं कि नहीं? इसमें अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, और लर्न करना पड़ेगा कि नहीं ये बात बताइए आप। लर्न करने से क्या फायदा होगा जो अगले क्लास में आपको पता चलेगा। जब हम फिजिक्स का ग्राफ शुरुआत करेंगे तब, अभी तो मैथ आज पढ़ा रहे हैं, अगले क्लास में फिजिक्स फिर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, सबका ग्राफ पढ़ाएंगे। तो इसको मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हम बोले ना कि आधे घंटे में क्लास खत्म होगा, आधे घंटे में आपको यूट्यूब पर वीडियो चला जाएगा, वहां से फिर से आराम से देख देख करके आराम से स्केल से और पेंसिल यूज कर करके हमको ग्राफ बना के भेजिएगा सारा। ये नहीं कि फट से लाने से खींचिए, बेगारी वाला काम नहीं करना है, ये बात समझ लीजिए। एकदम पूरी तरह से लर्न कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए आगे जो 2-3 केस है उसको देखते हैं, और फिर आज समझते हैं भी कि आखिर क्या होगा। और आगे ग्राफ में, ग्राफ का मीनिंग समझना है, बस इतने समझ लीजिए, और तब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगा ग्राफ के हिसाब से। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा गौर से देखिएगा। 4 केस हो गया था, 5वां केस में केस 5 में आते हैं और लिखते हैं y बराबर mx, सिर्फ लिखते हैं mx, आगे कुछ नहीं है, प्लस सी नहीं है। इसका एग्जांपल सबसे सीधा y बराबर x होगा, और इसका ग्राफ कितना y बराबर x, देखिए क्या होगा y बराबर x का ग्राफ कितना आसान है। ये ये x होगा और ये y होगा, -1 0 1, तो दोनों तो इक्वल है, तो -1 0 1। अब इसका ग्राफ आपको खींचने आता है, 10th क्लास और 9th क्लास में खींच चुके हैं x और y के बीच का ग्राफ। ये 1 1 1 2 3 1 2 3 जो भी लिखिए लिख दीजिए सब, लेकिन कोऑर्डिनेट मिलाइए। अब -1 का कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, 0 0 का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर जाएगा, 1 1 का कोऑर्डिनेट इधर होगा, तो ग्राफ लाइन तो ऐसे ही जाएगा ना, हर हाल में यही ग्राफ लाइन होगा आपका। ये जो ग्राफ लाइन होगा आपका, ये समझ लीजिए अब ऑरिजिन से पार किया है। कहां से पार किया? ऑरिजिन से। तो इंटरसेप्ट 0 नहीं हो गया, तो प्लस सी जो था वो तो 0 हो गया, तो यहाँ सी 0 हो गया, और स्लोप पॉजिटिव है। देख लीजिए स्लोप पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसके पहले प्लस है तो स्लोप पॉजिटिव है, और ऐसे भी 90 डिग्री से कम एंगल है इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। तीनों तरफ से सोचिए, ये पॉजिटिव था तो एंगल 90 डिग्री कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा ही। बात समझ लीजिए अब ध्यान से, सब कुछ ये भी ध्यान देना है आपको। केस 6 में आते हैं, y बराबर -mx रहे तब क्या होगा। तो आपको पता है y बराबर -mx रहेगा, तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल तो y बराबर वही -x लेंगे, और फिर वही चार्ट बनाएंगे आप जो समझते हैं बात ध्यान से। क्या y बराबर, अच्छा पहले x लिखिएगा फिर y लिखिएगा, -1 0 1, तो इसका निगेटिव है, यानी ये 1 0 -1 होगा, ऐसा हो जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो जब ग्राफ खींचने चलिएगा तो कैसा हो जाएगा x y, ये 1 2 -1 -2, आपका कोऑर्डिनेट खोजिए। अब -1 और 1 है, x -1 y 1, तो इधर कोऑर्डिनेट 0 0 का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर जाएगा, और तब तो ग्राफ आपका समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन से पार करेगा ये ग्राफ। अब ओरिजिन से पार करेगा तो इंटरसेप्ट फिर से 0 है, देख लीजिए, क्योंकि इंटरसेप्ट यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। लेकिन स्लोप नेगेटिव है क्योंकि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, देख लीजिए थीटा 90 से स्लोप नेगेटिव है, यानी m नेगेटिव हो गया, और 90 डिग्री ज्यादा है तो यहाँ से भी देखिए स्लोप नेगेटिव है, स्लोप के पहले माइनस साइन है। यानी कि मैथमेटिकली आप सोचिए सब मिक्स है, और सब बहुत अच्छे से मिक्स है, मतलब उसको कैसे कैलकुलेट किया इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब मजा आएगा आपको, अन्यथा मजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिए। अब इसी को और थोड़ा खींचते हैं, खींचना का मतलब समझते हैं ना, इसी को थोड़ा देखते हैं यार। केस 7 में आते हैं, केस 7 में y इक्वल टू +- c लिख देते हैं। एग्जाम्पल में 2 को लिखते हैं, y बराबर 5 लिखते हैं और y बराबर -2 भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, जरा गौर से देखिएगा ध्यान से। ये x है और ये क्या है आपका y है, ये क्या है x है और आपका क्या है y है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि नहीं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाहते हैं जो, ठीक है, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाहते हैं जो, अच्छी तरह समझ लीजिए बात को, ठीक है। ये x और y है, तो अब बताइए y एकदम कांस्टेंट है, x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है,
तो बाई जब एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो एक्स कुछ भी हो बाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स कुछ भी हो बाई कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ये ऊपर से पार किया इसलिए प्लस और नीचे से पार करेगा तो क्या माइनस। यानी आप बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा उस बात को अगर समझने की आप कोशिश करते हैं अच्छी तरह से तो देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +5। अब देखिए इसमें जो है स्लोप 0 है क्योंकि mx वाला पार्ट नहीं है तो स्लोप 0 नहीं हुआ। देख लीजिए स्लोप 0 है यहाँ पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो देखिए बाई इक्वल टू अगर कांस्टेंट रहे तो ग्राफ ऐसे होगा, प्लस रहे तो ऊपर से पार करेगा, माइनस रहेगा तो नीचे से। इसका जस्ट उल्टा केस 8 में चलते हैं, x बराबर +-c रहे। अब इसका क्या होगा ग्राफ, तो इसका ग्राफ तो आप समझ सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, फिर से यहाँ फिर 2 एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 एग्जाम्पल का मतलब क्या, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो आप लिख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल जो है आपका x बराबर है तो x बराबर 2 लिख दीजिए और दूसरा x बराबर -5 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ग्राफ जब खींचने लगिएगा तो ऐसे खिंचाएगा, ये x है ये y है। अब अगर x बराबर कांस्टेंट है तब क्या होगा, x बराबर कांस्टेंट है तो इधर से ही पार करेगा, x बराबर कांस्टेंट है तो इधर से पार करेगा। देख लिए ध्यान से, यानी कि x बराबर कांस्टेंट रहे तो y के पैरेलल और y बराबर कांस्टेंट रहे तो किसके पैरेलल, x के पैरेलल होगा। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से, ठीक है। तो बात जब समझ गए होंगे अच्छी तरह से तो बात को समझने की कोशिश कीजिए आखिर कि क्या होगा जो। तो यहाँ पर देख लीजिए अब ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला साइन है तो जो लिखे +2 वो होगा और यहाँ पर -5 होगा, क्या होगा आपका -5 होगा। यानी देखिए ग्राफ आपका इसी तरह से चलेगा। देखिए इसका फायदा क्या होगा वो समझिए अब ध्यान से। जैसे हमको कोई एग्जाम्पल में एक फायदा बता रहे हैं, जैसे हमको कोई कहते y इक्वल टू -10x + 50 का ग्राफ का नेचर बताइए कैसा होगा। ग्राफ डायरेक्ट खींचने के लिए नहीं, ग्राफ का नेचर क्या होगा ये समझना होगा। तो क्या करेंगे, तो देखिए हमको सिर्फ नेचर याद है, तो नेचर याद है तो क्या करेंगे, देखिए इस तरह से करेंगे काम। और आप ये पता कीजिए अब जो नेचर लर्न किए थे उसमें क्या पता कीजिए, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ग्राफ किस क्वाड्रेंट से पार करता था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो इसका भी ग्राफ का नेचर यही होगा, इसका भी ग्राफ का नेचर क्या होगा, यही होगा। ये फायदा होगा, मतलब कि कोई भी ग्राफ रहे खींचने के लिए लीनियर इक्वेशन में तो उसका अंदाजा पहले लग जाएगा कि ग्राफ जाएगा आखिर किधर से। और फिजिक्स में सिर्फ नेचर की जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स में किसका जरूरत पड़ेगा, सिर्फ नेचर का जरूरत पड़ेगा। आए बात समझ में, फिजिक्स में सिर्फ किसका जरूरत पड़ेगा, नेचर का जरूरत पड़ेगा। यानी हम लोग ग्राफ ऐसे खींच लेंगे। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी ग्राफ आपका किसी तरह का ग्राफ आ जाए तो आपका ग्राफ जो है इसी नेचर पर चलेगा जो हम लोग 7-8 ग्राफ अभी पढ़े हैं। तो फाइनली क्या आप समझ गए, फाइनली आप ये समझ लिए हैं क्या, कि फाइनली ये समझ लीजिए कि आपका जो है ये 8 नेचर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी ग्राफ आपको समझ में आएगा अगले क्लास में। यानी कि सभी का नेचर हर हाल में लर्न करना है। देखिए थोड़ा सा और हेल्प करते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। चलिए इसको अब मिटाते हैं, ठीक है। देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा कि कोई भी ग्राफ खींचना हो तो डायरेक्ट खिंचाएगा, कैसे खिंचाएगा, तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम y इक्वल टू फिर से उसी तरह से ले रहे हैं। मान लिया कि हमको -5x है और +15 है, इसका ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे, है ना। तो इसका ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींचेंगे और x और ये y है उसको लिखेंगे। अभी ग्राफ नहीं खींचे। दूसरा एग्जाम्पल y इक्वल टू अगर हमको रहे ऐसा कि -2x और -10 रहे, इसका ग्राफ खींचना है तो इसका भी ग्राफ खींच लेंगे। ये x और y लिख करके भी छोड़ रहे हैं। चलिए ये तो मैथ का बात हुआ। या फिर मैथ का एक और देखते हैं, y इक्वल टू जैसे रहे आपका 10x रहे तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसका भी ग्राफ खींच लेंगे।
देख लीजिए x और y है ना। उसी तरह से चौथा ग्राफ है, अब v बराबर u प्लस AT है, इसका ग्राफ खींचेंगे v वर्सेस t का। मजा तो अब फिजिक्स में आएगा, ये फिजिक्स वाला ग्राफ आ गया। देखिए मैथ का नेचर जो है उसको समझ लीजिए ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैथ का नेचर ये है, मैथ का नेचर ये है कि बात समझ लीजिए, आपको ये -5x + 15 है, यानी ग्राफ जो है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से पार करेगा, जो हम लर्न किए थे कि -mx + c का ग्राफ किधर से जाता है, डायरेक्ट खींचा जाएगा। दोनों जगह माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट से ग्राफ जाता था, याद कीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट से। दोनों माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट से जाता था, ये बात याद हो गया है। तो नेचर हम डायरेक्ट खींच लिए हैं। यहाँ पर देखिए सी नहीं, इंटरसेप्ट नहीं है, यानी ओरिजिन से ग्राफ पर करेगा, और स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ इधर से पार करेगा ऐसे। देख लीजिए ध्यान से, आए बात समझ में। और ये आपका क्या हो गया, स्लोप एंगल थीटा हो गया। ये क्या हो गया, स्लोप एंगल आपका थीटा हो गया। अब देखिए आगे v = क्या है, u + AT है। अब बताइए फेरा तो यहाँ है, मैथ वाला ग्राफ में तो फेरा नहीं। अब यह इक्वेशन हमको देखिए, अगर इसका ग्राफ डायरेक्ट खींचने के लिए कहता तो आप मैथ के हिसाब से नहीं खींच सकते। कहिए क्यों? मैथ के हिसाब से खींचिएगा तो आप चार्ट बनाइएगा, किसके, v वर्सेस t का, जैसे हम लोग बनाते थे ना अभी, नहीं y और x का। जैसे कि y = अगर ये इक्वेशन है तो किसके जैसा है, देख लीजिए ध्यान से, y है तो हम यहाँ लिखते हैं v बराबर u + AT है, तो ये इक्वेशन है y, ये है c और ये है mx, इसके जैसा ग्राफ है। अब मिलाइए, तो इसके जैसा ग्राफ है, लेकिन इसका ग्राफ तो चार्ट बना के खींच लेते थे। कैसे चार्ट बनाते थे आप सोच लीजिए, हम क्या लिखते थे, पहले x लिखते थे, अब y लिखते थे। इसका ग्राफ तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स का ग्राफ का ड्रॉ अगर करने चलिएगा इस तरह से मेथड से, जिस मेथड से हम लोग करते थे मैथ वाला, तो याद कीजिए कि अगर यहाँ t लिखिएगा तो यहाँ v लिखिएगा, क्योंकि यहाँ t है यहाँ v है। और आपको ये भी पता चल रहा है ग्राफ पढ़ने से कि t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और v जो है डिपेंडेंट, यानी वेलोसिटी है जो हर हाल में टाइम पर डिपेंड करेगा, टाइम है जो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जरा गौर से समझिएगा, यहाँ पर अगर 0, -1 और 1 लेते हैं, या -1 0 जो भी लीजिए, तो आप बताइए कि इस इक्वेशन में t का वैल्यू जब 0 पुट कीजिएगा तो v बराबर u आ जाएगा। इस इक्वेशन में जब माइनस पुट कीजिएगा तो u - a आ जाएगा, और प्लस पुट किया तो u + a आ जाएगा। अब बताइए कोऑर्डिनेट में u + a, u - a कहाँ से मिलेगा, आपको पता है? ये नंबर थोड़ी सिस्टम है कि पता कर लीजिएगा। तो याद कीजिए, फिजिक्स का ग्राफ आप डायरेक्ट चार्ट बना के नहीं खींच सकते हैं, ये मैथ के फिनोमेना पर चलता है, मैथ के फिनोमेना पर चलता है। मैथ का ग्राफ आप चार्ट बना के बना सकते हैं, लेकिन फिजिक्स का ग्राफ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या है, मैथ का इक्वेशन जो है आपको ड्रॉ करना, याद करना पड़ेगा, यानी इसका नेचर जब तक नहीं याद कीजिएगा फिजिक्स का ग्राफ नहीं खींचाएगा आपसे। बात समझ लीजिए, इसलिए फिजिक्स का ग्राफ खींचने के लिए v = u + AT का ग्राफ कैसा होगा, इसको खींचने के लिए ये नेचर याद होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो दोनों जगह प्लस, तो ग्राफ गया था सेकंड क्वाड्रेंट से, यानी u + AT का भी ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे जाएगा। लेकिन अब ये तो हुआ फिजिक्स का ग्राफ खींचा गया डायरेक्ट, तो मैथ के जैसा मिला के, लेकिन फिजिक्स का अपना नेचर भी होता है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो बात समझ लीजिए, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसको अगर समझना है तो बहुत सिंपल है। कहिए क्या, आपको टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ग्राफ लाइन जो है इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, यानी कि फिजिक्स का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन नेचर वही है, नेचर वही है, लेकिन इधर इसलिए नहीं एग्जिस्ट किया क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो इसके आगे का कंसेप्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन याद कर लीजिए हम बता दिए हैं, अगर लर्न नहीं किए तो कष्ट हो जाएगा, और जो लर्न कर लेंगे उनको अगले क्लास में मजा आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो कंसेप्ट समझने के लिए आपको पीछे, यानी आज का क्लास का पूरा जो है हर हाल में नोट्स बना करके आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, ठीक है? इतने में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। जितना पढ़े हैं उसमें से कोई डाउट है तो बताइए। होमवर्क आज हम आप लोग के ग्रुप में भेज देंगे, क्या क्या होमवर्क बना के रखना है जो, ठीक है?
होमवर्क क्या बनाना है वो हम भेज देंगे, ठीक है। नहीं तो रुकिए, हम होमवर्क भी यहीं पर दे देते हैं आपको, तुरंत अगले क्लास में बता देंगे। देखिए हाँ, होमवर्क में ये है आपको ड्रॉ द फॉलोइंग, देखिए आपका होमवर्क है ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ draw the following graph and find फर्स्ट में स्लोप एंगल और सेकंड में इंटरसेप्ट। देखिए पहला ग्राफ जो है आपका y इक्वल टू है √3x + 2 है, दूसरा है -√3x + 2 है, तीसरा है √3x - 2 है, चौथा है -√3x - 2 है, पांचवा है √3x है, छठा जो है -√3x है, और सातवां जो है y = 2 है, और आठवां जो है y = -2 है, नौवां जो है x = जो है 2 है, 10 नंबर है y = है x = -2 है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ है आपका। बोलिए तो आप दे देते हैं ग्राफ। 11 नंबर में है y = है x/√3 + 2 है, और 12 में है y = है -x/√3 है +2 है, 13 में है y = है x/√3 -2 है, 14 में है y = है -x/√3 है और -2 है, 15 में है y = x/√3 है, और 16 में है y = -x/√3 है। देखिए आपको बनाना कैसे है, एक एग्जांपल हम बता देते हैं। इसमें से जो नंबर आप लोग बोलिएगा एक हम बताएंगे। बोलिए कौन सा नंबर हम बताएं। देखिए ये आपका होमवर्क है सारा, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ एंड फाइंड स्लोप एंगल। 11 नंबर बता दें। चलिए 11 नंबर बता देते हैं, कोई जो बोले हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाना है। हर एक क्वेश्चन उसी तरह बनाना है जैसे ये बताएंगे x/√3 है +2 है। अब आप ये सोचिए, सबसे पहले ये सोचिए कि ये कैसा इक्वेशन है, किसके जैसा इक्वेशन है। तो आप जो पढ़े हैं उसके जैसा ये इक्वेशन है। देखिए mx + c इसके जैसा इक्वेशन है। आप जो पढ़े हैं यह इक्वेशन किसके जैसा है, देख लीजिए इसके जैसा है। अब आपको चार्ट बना के ग्राफ नहीं खींचना है, डायरेक्ट ये इक्वेशन आपको मैच कर, मतलब कि इस क्वेश्चन के नीचे ये इक्वेशन लिखना है और आपको मैच कराना है कि किसके जैसा है। तो दोनों जगह प्लस है तो ग्राफ किधर से पार करेगा, तो जब दोनों जगह प्लस है तो ग्राफ आपका इधर से पार करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट से देख लीजिए ये होगा आपका, ये आपको निकालना है। बस यही ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ करना है, मतलब कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चार्ट अब बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर देना है। इस तरह से आए बस समझ में, डायरेक्ट ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। y = mx + c डायरेक्ट ड्रॉ कर देना है। अब मतलब कि ये ग्राफ को डायरेक्ट ड्रॉ कर दिए इसके इक्वेशन के हिसाब से। अब आपको निकालना क्या है, स्लोप एंगल। क्या निकालना है आपको, स्लोप एंगल। तो स्लोप एंगल आपको क्या होता है, तो देखिए स्लोप एंगल के लिए आप बताइए, x के बदले यहाँ x है तो m के बदले क्या होगा, आप लोग बोलिए जल्दी से। फ्रॉम 1/√3 1/√3 हाँ, तो फ्रॉम एरर से लिख सकते हैं स्लोप जो होता है tan थीटा होता है, और tan थीटा के बदले वैल्यू दिया है 1/√3। इतना बात समझ में आ गया। आप बताइए थीटा बराबर कितना होगा, 1/√3 कितना एंगल का होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री 1/√3 किसका होता है, 30 डिग्री का ना। तो 1/√3 जब 30 डिग्री होता है यानी स्लोप एंगल 30 डिग्री हो गया। तो ये तो पहला निकालना था स्लोप एंगल क्या है।
तो स्लोप एंगल कैसे निकलेगा समझ में आ गया। आने की उसके इक्वेशन मिला करके m का वैल्यू क्या है वही tan थीटा का वैल्यू होगा और tan थीटा का सारा वैल्यू याद होना चाहिए। अब देखिए दूसरा में क्या करता था इंटरसेप्ट, तो c का वैल्यू तो डायरेक्ट लिखा रहता है वही हो जाता है यानी 2 हो जाएगा। नहीं तो इतना बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा, देख लीजिए। देख लीजिए इतना क्वेश्चन बना करके आज कल तक हर हाल में भेज देना है, कल दिन में 10-11 बजे तक। आज पहले जिनको समझ में थोड़ा कम आया हो वो यूट्यूब पर अभी वीडियो डालेंगे सब कुछ होमवर्क के साथ, उस वहां जाके देखना है। जिनको नहीं पता चलेगा हमको कॉल कर लीजिएगा, हम जरूर बता देंगे, आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास अब एंड करते हैं, कोई दिक्कत बोलिए जल्दी से। अब परसों ये क्लास चलेगा, कब चलेगा? परसों 9 बजे से क्लास चालू हो जाएगा। मैसेज करके फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है ना। जिनका नंबर बदल जाता है ना, जिनके पास मैसेज नहीं जाता है, व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए तो तुरंत पता चल जाएगा आपको।